हेलो एवरीवन। तो ये है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारा क्लास 10th का चैप्टर जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू लाइट। लाइट का क्या मतलब होता है, लाइट कैसा बिहेव करती है वगैरह वगैरह। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का छोटा सा टॉपिक इसके अंदर हम कवर करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो लाइट जो है वो बहुत टाइम से ना कंट्रोवर्शियल रही है। मतलब लाइट की नेचर के ऊपर लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ थ्योरी दे दी है। कोई कहता है लाइट पार्टिकल है, कोई कहता है लाइट वेव नेचर का है। पार्टिकल तो मैं समझ सकते हो कि जैसे आप कंचे फेंक के मार रहे हो तो कंचे में पार्टिकल्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग प्रॉपर्टी, तो उसको हम पार्टिकल नेचर कहते हैं। और साउंड एक वेव है, कैसे ट्रेवल करती है, वेव फॉर्मेट में, तो वेव है। तो लाइट को कोई कहता था लाइट एक साउंड, लाइट को कोई कहता था कि वेव है, कोई कहता था कि ये पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। जैसे न्यूटन साहब सबसे पहले आए, न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर प्रोसेस करती है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, इनको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम पड़ा कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी इनका नाम था। उसके बाद क्या, फिर अब और अलग अलग तरह की क्या है, दिख रहे तुम्हें कि भाई इनके अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग, ये दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इनको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी न्यूटन ने। फिर आए हमारे हाइजन साहब। हाइजन ने बोला कि नहीं नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर फॉलो नहीं करता, लाइट तो वेव नेचर फॉलो करता है। लाइट के पास तो वेव है, हर एक पॉइंट जो होता है एक नया वेवलेट की तरह वेव करता है, एक न्यू वेवलेट बनाता है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बोला कि लाइट एक वेव है। पहले आए न्यूटन, न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल है। फिर आए हाइजन, हाइजन ने बोला कि नहीं नहीं, लाइट जो है वो वेव है। फिर आए हमारे पास दोबारा, फिर एक हमारे पास थ्योरी आई, वो क्या है हमारे पास, हाइजन ने बोल दिया कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है। फिर आए मैक्सवेल साहब, मैक्सवेल कह रहे नहीं भैया, लाइट तो असली में वेव, मतलब इनकी तरह उन्होंने बोला कि लाइट भी वेव है, लेकिन लाइट जो वेव है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर। तो मैक्सवेल ने ये कहा हमारा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आए हमारे मैक्स प्लांक, कह रहे नहीं नहीं, लाइट तो पार्टिकल नेचर प्रोसेस करती है, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम, क्वांटम बोल देते हैं हम। और लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं। तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे पार्टिकल का नाम न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्कल्स, वैसे इन्होंने पार्टिकल का नाम दिया फोटोन्स। लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं, और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हम इसको क्वांटम बोल देते हैं, क्वांटम बोल देते हैं। तो वो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग था। मतलब न्यूटन साहब आए, पहले कह रहे नहीं पार्टिकल है, फिर हाइजीन आए, उन्होंने कहा हाँ भाई लाइट तो वेव है, इन्हें कहा हाँ लाइट वेव है, ये कह रहे फिर लाइट पार्टिकल। भाई माने किसकी बात, लाइट पार्टिकल है लाइट वेव है। तो इन सभी की लड़ाई को खत्म करा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने क्या बताया कि लाइट तो असली में क्या है, दोनों नेचर फोर्सेस करती है। दोनों खुश हो जाओ, दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो। लाइट कोई एक नेचर फॉलो नहीं करती। लाइट ना तो पूरी तरीके से वेव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ना पूरी तरह से वेव, ना पूरी तरह से पार्टिकल, दोनों थ्योरी है, दोनों ही नेचर उसके अंदर है। लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट के अंदर वेव नेचर भी होता है। तो इसी वजह से इन्होंने थ्योरी दी, और उन्होंने बोला कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर, दो नेचर है, ड्यूअल है, दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और उसके अंदर वेव नेचर भी, दोनों ही सही कह रहे हैं ना। तो लाइट जो है असली में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ये, तो लाइट जो है हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और साथ साथ वो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फोटोन होते हैं। और लाइट जो होती है वो हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो आज से तुम ये ध्यान रखोगे, कोई पूछे लाइट क्या है, तो लाइट एक ड्यूल नेचर, लाइट का ड्यूल नेचर है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, और इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है, इसी की वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइट ड्यूल नेचर होता है। पहले लाइट का ड्यूल नेचर है, दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। दूसरा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा, इसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथा, ये हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है, इसी की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर हो गया हमारा। तो ये हमारी लाइट की डेफिनेशन होगी, दिमाग में रखना हमेशा कि लाइट का क्या मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, जो ऑब्जेक्ट खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी खुद की लाइट है, उनको दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो लुमिनियस है। लेकिन जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे की लाइट की रिफ्लेक्शन से वो दिखाई देते हैं, उसे नॉन लुमिनियस बोलते हैं। जैसे कोई बल्ब है, हमारा सन है, इनकी खुद की ट्यूबलाइट है, तो इनकी खुद की लाइट है, तो ये लुमिनियस है। लेकिन अगर हम बात करें इस पेन की, तो अगर मैं सारी लाइटें बंद कर दूँ, सब बंद कर दूँ, बिल्कुल अंधेरा कर दूँ, क्या ये आपको दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि ये लुमिनियस नहीं है, इसकी खुद की लाइट नहीं है, ये तो आसपास की लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाई दे रहा है आपको, तो ये नॉन लुमिनियस है। तो जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन लुमिनियस होते हैं, ये खुद की लाइट होती है उसे लुमिनियस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल लुमिनियस और नॉन लुमिनियस की दिखा रखी है। वर्ड्स आएंगे इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ये वर्ड्स अगर आगे सामने आएंगे तो समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो बचपन में ही पढ़ लेते हैं हम कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस क्या होता है। फिर जो है लाइट के हिसाब से जो है 3 तरह के अलग अलग हमारे पास क्या कहते हैं सबस्टांस होते हैं। पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट, जिसके आर
पार बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। जिसके आर पार देखना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, उससे हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और जिसके आर पार दिखाई ही नहीं देता, जैसे दीवार है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपैक। वो ओपैक होता है, उसके आर पार हम देख नहीं सकते। तो 3 तरह के हमारे ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ओपैक होगा हमारा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पे अपने। अगला क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है, देखो इस चैप्टर का नाम ही रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और टकराकर उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, सिंपल सी बात, लाइट आई, टकराई और उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक है, टकराई और वापस भाग गई हमारी, वही हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल के तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ से लाइट आई हमारी, इस सरफेस से टकराई, टकरा कर क्या होगी हमारी, बाउंस बैक होगी, तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जा रही है। क्लियर है, तो लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है, सिंपल सी बात। अब कुछ लॉज होते हैं इसके पीछे, लॉ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। जैसे पहला क्या हमारे पास, ये समझ में आ गया डेफिनेशन आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो हमारे पास दो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, इंसिडेंट रे से बोलते हैं, जो आ रही है इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो टकराकर जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी आई की जो वैल्यू होती है वो आर के बराबर होती है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर। तो ध्यान रखना, आई की वैल्यू हमेशा आर के बराबर होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ 50 डिग्री बन गया, पॉसिबल नहीं। यहाँ 30 बन रहा है तो ये भी 30 ही बनेगा, आई और आर दोनों इक्वल होंगे, पहला नियम। और किसी भी तरह का हो सरफेस, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो क्या कहते हैं अनइवन सरफेस हो, कैसा भी सरफेस है, अगर उस पर रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल ही होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ क्या कहता है हमारा कि भाई एंगल बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। मतलब ऐसे हैं तो ये एक ही प्लेन पे होंगे, एक साथ होंगे। अगर लेट है तीनों एक साथ लेट जाएंगे, तीनों खड़े हैं, तीनों वाले ये मान लो एक तरह से प्लेन है आपका, ये इंसिडेंट रे में एक अंगूठा मारो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये होंगे दोनों एक साथ, तीनों एक साथ होंगे। अगर होंगे तो ऐसे दोनों एक साथ एक ही प्लेन पे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये इधर से आएगा और इधर मूव कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इंसिडेंट रे ऐसे है तो इसी के सामने ही रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, तो नहीं बात, नॉर्मल भी ऐसे होगा सीधा। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, मान लो ऐसे आ रही टकरा के, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आई और ये इधर भाग गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस रे डायरेक्शन में आ रही है ऐसे टकरा के ऐसे जाएगी। जैसे बॉल तुम फेंकते हो तो क्या होता है, अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो बॉल ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी। तो मतलब क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के केस में हमें सेम होता है। हाँ, बॉल के केस में अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉल के केस में सेम होगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर बॉल को तुम सीधा नॉर्मली फेंकते हो तो ऐसे फेंकोगे तो ऐसे ही जाएगी, मतलब वो एक ही प्लेन में रहेगी। वही बात यहाँ पे भी है, ठीक है भाई। तो दो लो है हमारा, पहला लो तुम्हें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाइज इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कुछ इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। पहला क्या पूछ रहा है, हु डिस्कवर द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। किसने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट निकाला, बताओ जल्दी बताओ, किसने लड़ाई सुलझाई थी उनकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी लड़ाई सुधारी थी और क्या बोला था कि भाई लाइट का है ड्यूल नेचर। तो आंसर क्या है हमारा इसका, डी। ठीक है भाई, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन गिवन फिगर। आई और आर निकालना है भाई, ये पूरा 80 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 डिग्री है। तो दो इक्वल एंगल है, 80 के दो बराबर भाग काटोगे, दो हिस्से काटोगे, कितना हो जाएगा 40, ये भी कितना हो जाएगा 40, यानी 40 डिग्री एंगल। कितना डिग्री होगा 40 डिग्री। इजी था तो क्वेश्चन, आई बराबर आर होता है, दोनों 80 डिग्री को दो इक्वल पार्ट डिवाइड करना है तो 40 डिग्री होगा दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास क्या है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रू किसके लिए होता है, सबके लिए। बताया था ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी हो रहा है, चाहे वो सरफेस पे हो, इवन सरफेस पे हो, अनइवन, किसी भी तरह सरफेस पे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग। मतलब ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है हमारे पास, कह रहा है
कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम को कंप्लीट करो। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री नॉर्मल है, तो है ना। तो अगर इंसिडेंट 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन निकलेगा और एंगल कितने डिग्री होगा 60। बस ये पूछ रहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। डायग्राम हमारा सिंपल बनेगा और एंगल 60 डिग्री और ये भी कितना होगा हमारा 30 होगा। कंप्लीट डायग्राम सिंपल सा था। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर रिफ्लेक्टेड सेम भाई, ये नॉर्मल है हमारा, ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा x, तो दोनों सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों सेम होंगे ना। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि लाइट का नेचर कैसा होता है और रिफ्लेक्शन का क्या मिलता है, मतलब होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।